वेलकम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अजय और आप जुड़े हैं एज इकोनॉमिक्स के साथ। साथियों, आज के सेशन में या आज के वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ तथ्य या कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है या कौन से ऐसे तथ्य होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी करते जाइएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपके मुग़ल काल या मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है और ये वीडियो मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि चूँकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है मुग़ल एम्पायर या फिर जो ये बाबर, हुमायूं और अकबर का टाइम पीरियड है या काल है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले मुग़ल एम्पायर एक तरह का मेन गेट है। आपको इसको जानना ज़रूरी है, आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कल्चर है, वो समझ पाएंगे। तो मुग़ल काल आप सभी जानते हैं कि बाबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। बाबर से स्टार्ट होता है तो अब चूँकि काफ़ी लंबा टाइम रहा इनका, लगभग 200 से 300 वर्षों तक का टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ से क्या है कि बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम इस टाइम पीरियड की कुछ इसका कल्चर जानें, इसके जो अदर डायमेंशन हैं उसके बारे में जानें। तो चलिए, ये क्वेश्चन हैं, इनके माध्यम से हम ये भी देखते चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर के बाद कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊंगा जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ज़रूरी रहेंगे। तो साथियों, ये पहला क्वेश्चन है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होगा बाबर, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट से ज़रूर परिचित होंगे। अब पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है 1526 में, जी हाँ, 1526 में, ठीक। तब से क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, ठीक है। और यहाँ पर बाबर की जब विजय होती है तो यहाँ से मुग़ल काल आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से मुग़ल काल स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ बात करूँ तो बाबर जो है, एक काबुल विजय के उपरांत इन्होंने अपने यहाँ के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, ठीक। क्या दिया था? एक एक चांदी का सिक्का सबको गिफ्ट किया था अपनी विजय के बाद। तो अपनी उदारता के कारण इसको क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है, ओके। और जो है इसने क्या है कि यही एक पहला जो है मुग़ल संस्थापक था बाबर, और बाबर ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ा था। जी हाँ साथियों, बाबर ही एक ऐसा वो था कि उसने सुल्तान की परंपरा को तोड़कर स्वयं को बादशाह घोषित किया। क्या घोषित किया? स्वयं को जो है उसने बादशाह घोषित किया। उसने कहा, वो सुल्तान उल्तान जो पहले इसके पहले होते रहे हैं, जो मुस्लिम शासक रहे हैं, उनकी उस नीति को उसने बदला, ठीक, और उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। ये हो गई। एक युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिस पानीपत, बाबर के जो युद्ध हुए हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक। तो ये जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ है मैंने आपको बता ही दिया, ये 1526, ठीक। और खानवा का होता है आपका 1527, ठीक। चंदेरी का होता है 1528, ठीक। और घाघरा का जो युद्ध होता है वो होता है 1529। जी हाँ, ये सीक्वेंस में आप देखेंगे, पानीपत, ठीक, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक, ये युद्ध होते हैं। और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक। तो ये डेटें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ें और बात करें अगले प्रश्न में, तो इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय ये भारतीय समाज सुधारक रहे हैं, इनको अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था किस मुग़ल सम्राट ने? ठीक है,
साथियों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस पूरे वीडियो में आपको मुग़ल काल से रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस के, सारे डायमेंशंस के मैं ये कहूँ, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी, सारे फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट और अकबर द्वितीय। तो दोस्तों, इनमें से जो आंसर आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है ये मुग़ल सम्राट थे 1830 में। जी हाँ, टाइम याद रखिएगा। 1830 में राजा राम मोहन राय को इन्होंने अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ठीक है, और ये क्या है, अकबर द्वितीय ही थे जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आपको याद रखना है, अकबर द्वितीय ही थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, किसने दी थी? अकबर ने। ये अकबर द्वितीय थे। ओके, सो ये बात हो गई। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जी हाँ, अभी इसके जस्ट पहले मैं युद्ध और उसके सन यानी किस वर्ष वो हुए हैं उसकी चर्चा कर रहा था। तो आपको यही मिलान करना है कि चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कन्नौज, हल्दी घाटी का युद्ध। तो साथियों, चौसा का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1539। सो फर्स्ट का आप 2 से मिला दीजिए। घाघरा का युद्ध जो हुआ था मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया 1529। ठीक है, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 पे हुआ था और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 पे हुआ था। ठीक है, तो आप पहले का दूसरा, ठीक, दूसरे का चौथा, ठीक है, बी का 4, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ें और बात करें कि शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया। ओके, अब शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए। मैं अगर बात करूं कि किस युद्ध में पराजित किया तो साथियों इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1539 के युद्ध, यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें शेर शाह एवं हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। मीन्स हुमायूं जो है ये हार गए थे। ठीक, कौन जीता था? शेर शाह जो है विनर थे उसके। ठीक है, और इसी युद्ध में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। ठीक है, और ये चौसा जो है इस समय कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। इस समय कहाँ है? ये बिहार राज्य में स्थित है। और चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने, ये जो शेर शाह था इनका पहले नाम क्या था? शेर खां था। तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद ही इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, ये उपाधि धारण की थी। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स रहे। आगे बढ़ें और बात करें अगले प्रश्न की। तो औरंगजेब ने लगभग 25 ईयर्स दक्कन में बिताए। क्यों? वह उत्तर भारत में निश्चित था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, या फिर ऑप्शन डी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक, मीन्स वो मराठाओं का जो विस्तार हो रहा था दक्षिण में, तो उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए लगभग अपना 25 वर्ष का टाइम उन्होंने क्या किया? दक्कन यानी कि दक्षिण साइड में बिताए। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ के द्वारा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। सो अब चूंकि इनका कार्य क्षेत्र ही वही था, इसलिए उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम उस साइड व्यतीत किया, गुजारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? ऑप्शन है आपके रानी विक्टोरिया, शाह अब्बास प्रथम, कैथरीन महान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, सो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फारस के शाह अब्बास प्रथम। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में आपको सारे डायमेंशंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो इसमें आपको कल्चर भी मिलेगा, इसमें आपको जो है रिलेशन जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें
युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें शासकों से रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। सो फारस के शाह अब्बास प्रथम जो हैं ये मुग़ल शासक अकबर का समकालीन था, क्योंकि चूँकि इन्हीं के टाइम पे थे ये, ठीक है। तो इनसे इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे और उनके साथ क्या है, एक तरह से वो फ्रेंडली थे, एक मित्रता पूर्वक उनका जो है रिलेशन था। और ये अकबर के समकालीन थे, फारस के शाह अब्बास प्रथम। ओके, नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, आई थिंक इस का आंसर आप जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र ये क्या है, मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट था। ओके, इन्होंने क्या किया था कि 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया था, सैनिकों का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, दिल्ली से इन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति को, जिस कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ओके, और कहाँ भेजा था, ठीक है, इनको भेज दिया था रंगून। ओके, मेरे पिया गए रंगून, वही वाला रंगून था। ओके, तो इनको जो है रंगून भेज दिया गया था और वहीं इनकी डेथ हो गई थी। रंगून ये बर्मा या म्यांमार का एरिया है, ये शायद उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ इसको भेज दिया गया था और ये लास्ट मुग़ल सम्राट थे और ये बहुत क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ें, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। मैंने कहा था कि युद्ध से रिलेटेड उसकी डेट और किनके बीच लड़ा गया था, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था, मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया कि ये 1527 यानी 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, 17 मार्च 1527, 17 मार्च, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, कभी कभी ये डेट से याद आता है। इस युद्ध में बाबर विजयी हुए थे, ये जानते हैं आप लोग। इसी युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये जो खानवा का युद्ध था, इसी को बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अब हम बताते हैं जिहाद क्या होता है। जिहाद एक तरह से कहते हैं धर्म युद्ध को, मीन्स जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म एक अफीम की गोली है, ठीक, जिसको खाकर आदमी एकदम मस्त नशे में हो जाता है। ठीक, उसे दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं रह जाती। तो जब युद्ध लड़ते थे पुराने शासक या कोई राजा महाराजा, तो होता क्या था कि जो सैनिक थे उनके अंदर जब वो मोटिवेट होते थे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लिया जाता था। उन्हें धर्म की दुहाई दी जाती थी कि हमारा धर्म खतरे में है, ऐसा है वैसा है। तो उनके अंदर क्या होता था कि एक अलग तरह का ऊर्जा का संचार होता था। भाई, अपने धर्म के लिए मरने मिटने की प्रथा आज से थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से है। तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, तो धर्म युद्ध का सहारा किसने लिया, बाबर ने लिया। तब जो है उनके सैनिकों में अपने धर्म के प्रति ज़्यादा थोड़ा सा लालसा बढ़ी और वो मन से लड़े। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ कि बाबर ने ही सबसे पहले तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। ठीक, पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने ही किया था। ठीक है, पहली बार तोपों का प्रयोग भी बाबर ने युद्ध में किया था। तुलगमा रणनीति क्या है, एक तरह की युद्ध की नीति है कि इस घेरे में इतने सैनिक, फिर इस घेरे में इतने सैनिक, फिर इस घेरे में इतने सैनिक, इस तरह एक रणनीति बनाई जाती थी। इसको तुलगमा रणनीति कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप। तोपों का पहली बार यूज बाबर ने किया था, इसको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ें, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ये रिपीटेड हो गया। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये वही खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, और पानीपत का युद्ध भी आप जानते हैं, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1528 यानी कि 1528 में हुआ था, जनवरी 29। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण यानी कि 1567 से 68 के समय वहाँ का शासक कौन था, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। जब अकबर ने वहाँ पर
अटैक किया। ओके, सो गाइज ये आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका महाराणा उदय सिंह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। महाराणा उदय सिंह जो है चित्तौड़गढ़ के उस समय क्या थे, शासक थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट की तो महाराणा उदय सिंह की जो माता थी उनका नाम कर्णावती था। ठीक है, क्या नाम था उनका, कर्णावती। ठीक है, उनका नाम था कर्णावती। ओके, और उनके जो फादर थे उनका नाम महाराणा सांगा था। ठीक, उनके फादर का नाम क्या था, महाराणा सांगा। और इस युद्ध में जो चित्तौड़गढ़ का आक्रमण हुआ था इसमें अकबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, अकबर की। ठीक है, आगे बढ़ें। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, ठीक, बहुत फेमस है साथियों। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 1764। ओके, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। ठीक है, 22 अक्टूबर में हुई थी 1764। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों की एक सेना थी एक तरफ, और एक तरफ क्या थे कि एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था, जिसमें एक ग्रुप था। ठीक, उसमें पहले थे शाह आलम। ठीक है, पहले कौन थे, शाह आलम, और फिर बंगाल के सिराजुद्दौला, 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 और मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम, ये तीन लोग एक ग्रुप में थे और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और मैं आपको बताऊं ये तीन लोगों का नाम याद रखेंगे आप, शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी सेना की, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ओके, इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी। कौन जीते थे, अंग्रेज जीते थे आपके। ठीक है, और यहीं से क्या होता है कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता यानी अंग्रेजों का एक तरह से प्रभुत्व स्थापित हो गया। कहाँ से, बक्सर की लड़ाई से। ठीक, आगे बढ़ें। अकबर का प्रशासक कौन था, अकबर का प्रशासक मीन्स अकबर का संरक्षक, या कह लें कि अकबर का लालन पालन किसने किया था, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो साथियों, अकबर का जो प्रशासक था वो थे आपके बैरम खां। जी हाँ, बैरम खां अकबर का प्रशासक था। बैरम खां और अकबर का इसे वकील भी कहा जाता है। जी हाँ, ये अकबर के वकील भी थे, उनके संरक्षक भी थे। ओके, बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने 1556, ठीक, 1556 से 60 तक शासन किया इनके संरक्षण में। जब तक मीन्स ये भाई बचपने में ही इनका क्या हुआ था, राज्यारोहण हो गया था। इनके फादर यानी कि हुमायूं की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो किनके संरक्षण में रहे, ये बैरम खां के संरक्षण में रहे। ठीक, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। ठीक, इन्होंने एक उपाधि दी थी बैरम खां को, क्या थी, खान ए खाना। ठीक है, खान ए खाना इनको उपाधि दी थी। सो ये हो गया, बैरम खां उनके संरक्षक थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है, किसकी कविताओं को। ठीक है, सो ये साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ओके, सो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका कबीर। ओके, कबीर का जन्म आप सभी जानते हैं 1398 यानी कि 1398 ईस्वी के लगभग में वाराणसी के लहर तारा में हुआ था। ठीक है, वाराणसी के लहर तारा में हुआ था। ठीक है, वे रामानंद के शिष्य थे, ये भी जानते हैं आप। ओके, और क्या है कि जो इनके विचार थे या इनके गीत कह लीजिए, इनके जो सॉन्ग थे उनको जो है इनके शिष्यों ने बीजक एवं पंचवाणी में संग्रहित किया। ठीक, एक बुक बनाई उन्होंने, उनका नाम बीजक रखा और या पंचवाणी कह लीजिए। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं कबीर की, तो कबीर ने स्वयं से कोई रचना लिपिबद्ध नहीं की, मतलब उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, जो लोगों समाज में उन्होंने चीज़ें कही हैं, लोगों को सुनाया है उन्होंने, तो उनके जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट रहे, उन्होंने उनको लिखा, राइट किया उनको, और एक ग्रंथ बनाया। ठीक, तो ये बात रही। इनकी मृत्यु जो है 1518 में हुई थी। ठीक, और कहते थे कि उस समय एक किंवदंती या एक कहावत प्रचलित थी कि जो काशी में मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, जो मगहर में मरेगा उसे नरक मिलेगा। तो अब चूंकि ये एक तरह का क्या था कि दुष्प्रचार था सोसाइटी में, है ना, एक बुरी बुरी प्रथा जैसी थी, परंपरा थी। तो कबीर क्या है कि ये मगहर ही चले गए अपने लास्ट टाइम पे, और वहाँ इनकी डेथ हुई। ठीक, और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, चूँकि एग्जैक्ट नहीं था कि ये कौन थे, और ये सारे धर्मों की इन्होंने आलोचना की, जो बुरी बातें थी उनकी। सो जब इनकी डेथ हो गई तो हिंदू चाहते थे कि हम इनका अंतिम संस्कार अपने तरीके से करें, और मुस्लिम चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करें। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इनकी बॉडी के ऊपर से कफन हटाया गया तो इनकी बॉडी मिली नहीं थी, उसमें कुछ फूल थे जिसको हिंदू और मुस्लिमों ने अलग अलग बांट लिया था, और अपने अपने तरीके से उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सो ये कुछ जानकारी इनसे रिलेटेड रही। आगे बढ़ें। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए, स्थापत्य से रिलेटेड हो गया, उस टाइम की, क्योंकि मुग़ल काल सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो उस टाइम की स्थापत्य कला, यानी कि जो बिल्डिंगें बनी हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, सो इसके लिए आपको मुग़ल काल पढ़ना ही पड़ता है। ठीक, सो गाइज़, आराम बाग जो है ये किसने बनवाया था? ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने बनवाया था। आगरा में जो है, ये कहाँ है आराम बाग? ये है आपका आगरा में। ठीक, जहाँ पर ताजमहल है। ठीक है, वहीं बाद में शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया। तो इसका निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। ठीक, और बाबर कहते हैं कि बगीचों का बड़ा शौकीन था। ओके बाबर जो है बगीचे बनवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर का निशांत बाग, ठीक, कश्मीर का कौन सा? निशांत बाग। पानीपत का काबुली बाग, ठीक, संभल की जामा मस्जिद, आगरा की मस्जिद, ठीक, और अबुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनवाई गई थी। ठीक है, सो जहाँ पर भी ये कुछ भी बनवाते थे तो वहाँ पर एक बाग या एक बगीचा ज़रूर जुड़ा रहता था। ओके, सो ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हुए। आगे बढ़ें और बात करें अगले पॉइंट पे। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है आपके लिए। दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो की थी आपके अकबर महान ने। ठीक, दीन ए इलाही कहते हैं एक धर्म है, कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं एक धर्म नहीं, एक व्यवस्था थी जिसमें सभी धर्मों के लोग आपस में आके बैठते थे। ठीक है, सो ये बात तो है कि इसमें सभी धर्मों के जो विद्वान लोग थे उनको इनवाइट किया जाता था। ठीक है, और 1582 यानी कि 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही, क्या? तौहीद ए इलाही करके एक संस्था या ग्रुप बनाया गया। इसी को जो है दीन ए इलाही कहा जाता है। इसे एक नवीन धर्म भी कहते हैं कुछ इतिहासकार, और कुछ इतिहासकार एक नया धर्म कहने से इसमें बचते हैं। ठीक है, हिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें केवल महेश दास, ठीक है, महेश दास यानी कि कौन? बीरबल। ठीक है, महेश दास कौन थे? बीरबल थे। ठीक है, तो इन्होंने ही इसको स्वीकार किया था। ठीक है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों के विद्वान लोग इस पे इकट्ठा होते थे और अपना चर्चा परिचर्चा करते थे। इसके मूल आधार की अगर मैं बात करूं, सो इसका जो मूल आधार था वो एकेश्वरवाद था। क्या था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर। ठीक है, कि मतलब जो गॉड है, जो भगवान है या जो अल्लाह है, वो केवल कितना है? वन एंड ओनली, वही है, केवल सिंगल पर्सन। ओके, सो ये रही बात। आगे बात करें तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब आपको बताना है कहाँ करवाया था। आगरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सिकंदरा में। ठीक, सो अकबर ने जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था वो करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी का जो ये शहर था उसको दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में और खुश होकर बनवाया था। ठीक, तो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाने की स्थापना करवाई, और
इसका जो टाइम था बनवाने का कि कब बनवाया था, तो इसका टाइम था याद रखिएगा 1575 यानी कि 1575 में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई थी। ठीक, इसमें क्या था कि अब ये बना क्यों था, तो इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशकों यानी कि जो इस्लाम धर्म के उपदेशक थे उनको ही आमंत्रित किया जाता था। ठीक, शुरू में जब इसका निर्माण हुआ 1575 में, किंतु 1577 में यानी कि 1577 में क्या है कि सभी धर्मों के लोगों को इसमें इनवाइट किया जाने लगा और एक तरह से इसको धर्म संसद बना दिया गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर अन्य इमारतों की मैं बात करूं तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, आगरे का किला, जहांगीर महल जो आगरा में है, पंच महल जिसे हवा महल कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों इनका भी निर्माण जो है अकबर के टाइम पे या अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। आगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मोती मस्जिद से कई सारे क्वेश्चन या मस्जिदों से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सामने है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, और इसी से रिलेटेड मैं अगर कुछ और मस्जिदों के नाम लूँ तो लाहौर की, अब ये तो हो गई दिल्ली की मोती मस्जिद। ठीक, लाहौर की मोती मस्जिद है एक। लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। लाहौर की जो मोती मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। आगरा की मोती मस्जिद, अब आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये है शाहजहां। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, शाहजहां। ये सारी मोती मस्जिदों का नाम आपको पता होना चाहिए। दिल्ली की मोती मस्जिद तो आपको बता ही दिया, औरंगजेब। ठीक, तो लाहौर की जहांगीर, आगरा की शाहजहां और दिल्ली की औरंगजेब। ओके, तानसेन दरबारी गायक थे। किसके दरबार के गायक थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर औरंगजेब। गाइस, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तानसेन अकबर के दरबारी गायक एवं नवरत्नों में से भी एक थे। भाई 9 रत्न थे ना, 9 रत्न मतलब 9 लोग थे अकबर के दरबार में। ठीक है, तानसेन क्या थे? एक म्यूजिशियन थे बहुत बड़े और गायक भी थे, सिंगर थे। ये अकबर के दरबारी थे और उन 9 रत्नों में से एक थे। इनको जो है अकबर ने रीवा के राजा, कहाँ के? रीवा जो एमपी में है, उस टाइम पे कोई रियासत या रही होगी। रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। रामचंद्र ने इनको गिफ्ट में दिया था। किसको गिफ्ट में दिया था? तानसेन को गिफ्ट में दिया था। किसे? अकबर को। ओके, प्राप्त किया था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, मैं लिख देता हूँ, आप भी इसको याद में रखिएगा। कंठाभरण, ओके, वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये किस तरह का म्यूजिक गाते थे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये ध्रुपद, एक जो टोन होती है, ध्रुपद गायन के शीर्ष गायक थे। ठीक है, किसके थे ये? ध्रुपद, इसको आप नोट कर लेंगे, ध्रुपद के शीर्ष गायक थे। ठीक है, इनकी मुख्य रचनाएं भी आपको याद रखेंगे, मैं आपको ऐसे ही बोले देता हूँ। संगीत सार, रागमाला, बुद्ध प्रकाश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, और इनका अगर हम डिस्कवरी की इनकी बात करें तो तानसेन ने रुद्र वीणा, ठीक, कौन सी वीणा? रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र की इन्होंने एक खोज भी की थी। वाद्य यंत्र मतलब जो बजाया जाता है, वो एक बाजा, एक तरह का बाजे की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? लाल महल बारी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा या शालीमार बाग। गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद चार बाग शैली का स्थल नहीं है। ठीक है, अब
चार बाग एक यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये है क्या आपका? तो चार बाग एक जो बिल्डिंगें बनाने का एक तरीका है। शैली का मतलब क्या होता है? एक तरीका ही तो होता है कि किस तरीके से या किस शैली से वो बनेगी, ठीक। सो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसका गेट कैसा बनेगा, उसका ऊपर का गुम्बद कैसे बनेगा, ये एक जो एक बेस होता था कि किस तरीके से बनेगा और किस आर्ट से ये इसको बनाया जाएगा, उस शैली को जो है चार बाग कहा गया। सो चार बाग में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो क्या है, वो चार बाग शैली से नहीं बनी है। बाकी जितने भी हैं, शालीमार बाग, हुमायूं का मकबरा और ये सारी चीज़ें, ये जो है कहाँ, ये जो है चार बाग शैली से बनी है, ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में है, आपको पता रहना चाहिए। शालीमार बाग आपका कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। और लाल महल बारी ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। सो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? तुर्की व अफ़गान शैलियों का। जो मुग़ल शैली है वो किन्हीं दो शैलियों का मिश्रण है। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुग़ल कालीन वास्तुशिल्प जो है किनका? फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इनके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे मेहराब, जो बिल्डिंग बनती थी उसमें आगे एक मेहराब टाइप का बनता था, ठीक है, इस टाइप का एक बिल्डिंग गेट के पास ऐसे बनता था, ठीक है। गुंबद, मस्जिद के ऊपर इस टाइप का गुंबद बनता था, ठीक है। और हाजल, जिसे हम सभा कहते थे, ऐसे, और दोनों तरफ खम्भे खम्भे लगा के बनाया जाता था, उसको हाजल कहते थे। बुर्ज आदि, ठीक है, बुर्ज मतलब एक चिमनी टाइप का ऊपर, ठीक है। सो ये जो है फारसी व भारतीय शैलियों का एक मिक्सअप था जिसे मुग़ल शैली कहा गया। ओके, आगे बात करें, विश्व शांति का विचार किस मुग़ल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुग़ल शासक ने आगे बढ़ाया? सो गाइस ये वैदेशिक रिलेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हो गया आपका। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा अकबर, ठीक। क्योंकि जितने मुझे लगता है, चाहे वो सभी धर्मों में समानता लाने की बात हो, विदेशों से संबंध रखने की बात हो, विदेशों से वैवाहिक संबंध रखने की बात हो, अलग अलग जाति में संबंध रखने की बात हो, जी ज़्यादातर कार्य और समाज सुधार के कार्य अकबर जी ने ही किए हैं। सॉरी, हाँ, ठीक है। सो अकबर के टाइम पे विश्व शांति का विचार आया और उन्होंने जो है दीन इलाही की स्थापना सभी धर्मों में एकता लाने के लिए किया, ठीक है, 1582 में। ओके, धार्मिक वैमनस्यता को दूर करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था वो दीन इलाही की स्थापना, क्योंकि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग बैठेंगे, सो एक दूसरे की धर्मों की कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, जो बुरी होंगी उनको छोड़ा जाएगा, जो अच्छी हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ये बात थी। सो इसका आंसर आप जान गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में, दीवाने आम एक बिल्डिंग थी, ठीक है, ये कोई मैंगो नहीं था जो दीवाना हो चुका है, ये एक बिल्डिंग थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त है? जो प्रजा के संतोष, बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, और राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, ठीक है। सो शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संबंध में जो उनका मेन पर्पज था वो था प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में सहायता करता, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर डी, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इनका एक जो मोटो था, ठीक है, एक ध्येय था जो दीवाने आम बनाने का, वो ये था। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, इन दोनों को आप लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो राजा है तो प्रजा में चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सभी के साथ सेम तरीके से पेश आएगा, ठीक। और न्याय व्यवस्था हो या किसी को हेल्प करने की बात हो तो सभी के लिए सेम सेम होगा सब कुछ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, सो ये बात थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला,
दिल्ली की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। सो गाइस जिसका तो आप गेस लगा ही चुके होंगे कि बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के टाइम पे हुआ था। ठीक है। सो शाहजहाँ द्वारा निर्मित प्रमुख प्रमुख जो स्थापत्य हैं वो है आपका सबसे फेमस ताजमहल। ठीक है। फिर आपका दिल्ली का लाल किला सबसे फेमस। ओके। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद। ओके। फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। सो बुलंद दरवाज़ा जो है यहाँ पर शाहजहाँ द्वारा नहीं बनवाया गया। ओके। ठीक है। बाकी तीनों शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक। ताजमहल तो आप जानते ही हैं, विश्व के 7 अजूबों में भी आता है। ओके। सो ये बात रही। हुमायूं नामा किसने लिखा? अच्छा सा क्वेश्चन है, फेमस भी है और आया भी है कई बार, और इससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की बहन यानी कि बाबर की जो बेटी थी, और बाबर का जो बेटा हुमायूं था और बाबर की ही जो बेटी थी गुलबदन बेगम, उनने हुमायूं की जो जीवनी थी या उनकी लाइफ के जो लाइफ की जो घटनाएं थी उनको एक बुक में लिखा या लिखवाया, तो उनमें जो है गुलबदन बेगम का नाम आता है। ठीक है। तो उसको आप याद रखेंगे। और अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी लिखी गई। ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी नोट कर लीजिएगा। तथा अकबरनामा, ये भी अबुल फजल है। अकबरनामा मीन्स ये अकबर के टाइम के थे तो इन्होंने उनके बारे में लिखा। गुलबदन बेगम ये बहन थी हुमायूं की और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा। ठीक है। और जो बदायूनी है इनकी एक बड़ी फेमस सी बुक है, उसको आप नोट कर लीजिए, मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख। ठीक है। ये थी। आगे बढ़ें। 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? ठीक है। अब देखिए ये जो इस टाइम पे हमारे पीएम और सीएम के द्वारा जो नाम बदलने का एक चलन है, ट्रेंड चल रहा है, सो ये आज का नहीं है। ठीक है। ये परंपराएं बहुत पुरानी हैं और इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि उनसे कुछ अच्छा बुरा सीखें। खैर अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन नाम बदलने का जो रिवाज था वो पहले भी था। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजीमुसान जो थे उन्होंने जो है पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद, और ये बात कब की है? ये 18वीं शताब्दी की बात है। ठीक है। 18वीं शताब्दी की बात है और मुगल राजकुमार थे ये अजीमुसान ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? अजीमाबाद। ठीक है। अजीमुसान औरंगजेब का पौत्र था। कौन था ये? औरंगजेब का पौत्र था। ठीक है। और 1703 में पटना का गवर्नर बनाया गया था। कब? 1703 यानी 1703। ओके। सो इस टाइम पे इन्होंने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था, अपने नाम से मिलता जुलता। चलिए, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इतिहासकार हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। सो पहला नाम है काली किंकर दत्ता, सैयद हसन अस्करी, रामशरण शर्मा, सर यदुनाथ सरकार। ओके। सो इनमें से कौन ऐसा है जिनने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लिखी है? ठीक है। सो गाइज इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका सर यदुनाथ सरकार। ये एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं और काफ़ी सारी बुकें आई हैं इनकी। इन्होंने ही फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की रचना की है। सो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? बैरम खां, अबुल फजल, मान सिंह, फैजी। ठीक है। सो गाइज मैं अगर बात करूं कि कौन नहीं थे, सो अबुल फजल तो थे। ठीक। अबुल फजल तो थे नवरत्नों में से, फैजी भी थे, मान सिंह भी थे। हाँ, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। ठीक है। अकबर के कौन थे? संरक्षक थे। मीन्स 1556 से 60 तक अकबर ने इन्हीं की संरक्षण में ही अपना राजकाज चलाया था। ठीक है। सो बैरम खां उनके संरक्षण थे, ये ना कि नवरत्नों में से एक थे। बाकी नवरत्नों में
आपके फैजी आएंगे, मान सिंह, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, हकीम हुकाम, ये 9 लोग थे जो नवरत्न कहे जाते हैं। ठीक है। और बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, वकील थे, इन्हें प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, उस टाइम के उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अब देखिए, ये वहाँ की शासन प्रणाली की बात है। सो एक कर्मचारी था, एक पद था जिसका नाम था क्या? दीवान ए तन। ओके। सो ये दीवान ए तन जो है, दीवान ए तन है, इसमें इनका काम क्या था आपको ये बताना है। बंजर भूमि का प्रबंध करना, सब अधिकारियों पर नज़र रखना, वेतन संबंधी मामलों को देखना, जागीरों का हिसाब रखना। ठीक। सो गाइज 28 नंबर का जो क्वेश्चन है और इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी के वेतन संबंधी मामलों को देखना। ठीक है। दीवाने तन जो था वो मुगल काल का वित्त से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। वेतन संबंधी मामलों को वो देखता था और जागीरों और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे धन है, संपत्ति है, उसकी देखभाल करना इनका काम था। दीवाने तन। आगे बढ़ें और बात करें 29 शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? सो गाइज इससे आप ज़रूर रूबरू हुए होंगे उसके पहले। जो शाहनामा है ये एक बुक है जो फिरदौसी ने लिखी है और बहुत फेमस भी है और ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है किस भाषा में लिखी गई है। सो फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। ओके। और शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखी। फिरदौसी था कौन? सो ये महमूद गजनवी, आप नाम सुने होंगे, महमूद गजनवी का एक दरबारी था। ठीक। इसने ही शाहनामा लिखी। अब शाहनामा में लिखा क्या उन्होंने? अब चूँकि दरबारों के संरक्षण में ये राइटर सब लोग रहते थे तो अपने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। ठीक। सो वो चीज़ है इसमें। ठीक है। सो फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, फ़ारसी में लिखी। फिरदौसी था कौन? महमूद गजनवी का दरबारी था। ठीक है। आगे बढ़ें। भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है। भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक कौन थे? सो गाइज भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक मुगल थे। ठीक है। कौन थे? मुगल थे। ठीक। इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था कि ये जो 4 बाग शैली है सो ये किन शैलियों का मिक्सअप है? तो मैंने आपको बताया था कि ये फ़ारसी और भारतीय शैली का मिक्सअप है जिसे मुगल शैली कहा जाता है और इसका नाम था 4 बाग शैली। ओके। सो आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। सो गाइज आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपने वैक्सीन का डोज न लिया हो तो आप कृपया करके अपना डोज बुक करिए और वैक्सीन लगवाइए। खूब सारा ध्यान रखिए। और हिस्ट्री या एसएसटी के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा एज इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।